जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल मजनू बाय ज़ैद जुल्फ़िकार, किस्त नंबर 2। और जनाब सीन दोबारा से शुरू होता है कैस से ही। और आई होप सो कि अब आप लोगों को ये सीन सही तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि पिछले ही एपिसोड के एंड पे मैंने कैस और मजनू और लैला की बात को एक्सप्लेन कर दिया था। इसी तरह एक दफा मजाक करते हुए कोई कैस से कहता है, कैस हो तो मजनू बन जाना जरूरी है। तब वो इस बात को समझ नहीं सका था, और अब जब सोचता था तो हंस पड़ता था। वो कहने वाले को कहना चाहता था कि मजनू हो जाना बस कैस की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हर प्रेमी का फर्ज है। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे महबूब के लिए दीवाना नहीं करती तो वो मोहब्बत अभी बहुत फीकी है। हर मोहब्बत में कहीं कैस होता है, एक मजनू होता है। अब लाजमी नहीं कि हर मजनू कपड़े फाड़ कर और वीरानों में ही भटकता फिरे। वो रोज उसके नाम एक खत लिखने लगा था, रोज का अहवाल बताता, रोज के किस्से सुनाता। वो कैसी लग रही थी, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, वो कब हंसी कब रोई, क्या हुआ क्यों हुआ, वो रोज चिट्ठी लिखता और इन सत्रों को तह करके अपने बैग के कोने में रख लेता, और फिर वो उसके संदूक में दफन होने लगे। कैस अयास के लफ्ज उसकी मोहब्बत के नाम, उसे लफ्ज चुनना आए थे, उसे कसीदा कहने का फन आता था, अब मौजू भी था। यह तब की बात है जब उसकी कहानियां और नज़्में रसालों में बाकायदगी से छप रही थीं। उस संदूक में जो तहरीरें मदफन थीं वो अलबत्ता उसने सबसे छुपा के ही रखी हुई थीं। अपने दिल का हाल उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था। खैर, वो बताने की जरूरत भी नहीं थी, वो सब जानते थे। और साथ ही होता है ये सीन खत्म। वक्त एक एक लम्हा गुजरता गया, मोहब्बत उसके दिल में कतरा कतरा अपना हुज्म बढ़ाती रही। बचपन के दर्जे फलांगते वो दोनों जवानी की सरहद पे आ रुके थे। वो उससे अब झिझकने लगी थी, और वो गौर से देखता तो वो शर्मा भी जाती थी और कभी कभी तो कतरा भी जाती थी। पर वो शर्माना और झिझकना भी तो मोहब्बत ही थी। वो अच्छे से जानती थी कि कैस अयास की मंगेतर होना क्या मानी रखता था। वो जी जान से उसके नाज उठाता था तो वो हक समझ के अपने लाड उठवाती भी थी। कभी कोई नया कपड़ा जूता चाहिए होता और उसकी माँ से ठन जाती तो आखिरी हरबे के तौर पे बुलंद आवाज में एक ही सदा देती, ठीक है पहन लूंगी पुराने कपड़े, मर थोड़ी ही जाऊंगी। और दीवार के पार फुप्पो के पोर्शन में कोई तड़प उठता था और शाम से पहले पहले नया जोड़ा जूता और चूड़ियां भी आ जाती थीं। वो घर माँ से उलझता, आप बात क्यों नहीं करती ममानी से, और क्यों डांटती हैं वो उसे, लावारिस है क्या वो? लावारिस तो खैर वहां कोई नहीं था, और कम से कम वो तो नहीं थी। और सीन हुआ खत्म। उम्र जवान होने लगी तो दरमियान में सांस लेती मोहब्बत ने हिचकिचाहट की चादर ओढ़ ली थी। झिझक ने बच्चे दिए और शर्म तनावर दरख्त बन गई। वो आता जाता नजर आता तो अच्छे से सर पे आंचल वो टिका लेती, वो कोई बात करता तो वो लाल हो जाती, उसका दिया तोहफा पकड़ती तो हाथ कांपने लग जाते। वो आंचल संभालना, वो लाल हो जाना और वो कांप जाना, और वही तो मोहब्बत थी। कैस अयास की मोहब्बत उसके दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए थी। वो जैसे जैसे कहती वो करता जाता, उसके लिए रोज का खत लिख छोड़ता और बाजार जाता तो रंग बिरंगी चूड़ियां जरूर लाता। माँ उसके लिए कुछ खास बनाती तो उनको हुक्म होता कि पहले उसे, हाँ सबसे पहले उसे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि वो अंगूठी बस एक छल्ला नहीं है, वो जी जान से उसके हुक्म पे अमल पैरा अब था। और सीन होता है खत्म। बादलों की गर्ज ऐसे माजी से वापस हाल में घसीट लाई थी। उसने चौंक की आंखें खोली तो शीशे के उस पार नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी थी। सुरमई बादल अपनी दौलत निसार कर रहे थे। वो खामोश खड़ा, सीने पे हाथ बांधे, शीशे पे बरसती बूंदों का राग सुनता रहा। वो राग मोहब्बत था,
वो राग सुनाती बूंदे मोहब्बत थीं। उनका मंबा सुरमई बादल मोहब्बत थे। और काफी देर यूं ही खड़े खड़े उसे कोई ख्याल आया और उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें तह करके रखा वो खत निकाला। जर्द हो चुका वो पर्चा उसने एहतियात से खोला। नीली रोशनाई से लिखी वो चंद अबारतें जो उसे अजबर हो चुकी थीं, वो चंद अबारतें जो किसी की मोहब्बत की थीं। सीन होता है खत्म। उन अबारतों में क्या लिखा हुआ था, उस खत में क्या लिखा था? लिखा था कि प्यारे कैस, मुझे तुम्हारी तरह लफ्जों से खताती करनी नहीं आती। मेरा जोर नहीं चलता, वरना दुनिया जहान के मुकद्दस और हसीन लफ्जों को जोड़ के एक कसीदा उस मोहब्बत के लिए लिखूं जो मुझे तुमसे है। वह मोहब्बत जिसने अब मेरा जीना महाल कर दिया है, वो मोहब्बत जो अब मेरे अंदर चीख चीख के कहती है कि मुझे एक नाम दो। वो मोहब्बत जिसे अब तुम तक आना ही है और तुम्हें अपना आप दिखाना ही है। खुदारा मेरे हाल पे रहम करो और मेरी मोहब्बत को अपना नाम दे दो, फक्त तुम्हारी सहरिश। और ये तहरीर हुई खत्म। अब के बादल ऐसे हैबतनाक अंदाज से धाड़ा कि उसका दिल भी लरज उठा था। उसने लंबी सांस ली और आंखें खोली। दूर बिजली की चमक ने आसमान को दो हिस्सों में मुनकसम किया था। बारिश का जौबन अपने उरूज पे था और दरख्तों का झूम झूम कर बुरा हाल था। उसने नजरें मोड़ के उन हरूफ को देखा और बार बार देखा, तुम्हारी सहरिश। उसने नजरें मोड़ के उन हरूफ को देखा और बार बार देखा जिसमें लिखा था तुम्हारी सहरिश। और सीन हुआ यहां पे खत्म। सहरिश उससे 6 साल बड़ी थी, लेकिन उसने कभी उसे बाची नहीं कहा था और पता नहीं क्यों बस नहीं कहा था और हमेशा सहरिश और सहरिश ही कहा था। वो उसकी मंगेतर की बड़ी बहन थी, कैस की मंगेतर की बड़ी बहन और मंझले मामू की बड़ी बेटी। वो उसके लिए बहुत खास थी क्योंकि वो उसकी बहन थी, उसकी जिसके कदमों तले आती मट्टी तक खास थी। तो ये तो फिर जीती जागती इंसान थी ना। वो उसे बहुत अजीज थी क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी को बहुत अजीज थी। वो उसको दोस्त मानता था क्योंकि वो बबांगे दहल उसे अपना दोस्त ही तो कहती थी, और वो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह सकता था कि वो हीर की बहन थी तो उसकी भी बहन ही थी। उसने सहरिश को हमेशा बहन ही समझा था, लेकिन सहरिश ने उसे क्या समझा? यहां पे ये सीन खत्म होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो रुक्का जो सहरिश ने कैस को लिखा था, उसे मुट्ठी में दबाए दबाए वो सहरिश के पास आता है। और उसे आता हुआ देखकर वो समझ तो गई थी, और उसकी मुट्ठी में मौजूद सफ़े को देखकर भी वो समझ गई थी। और कैस ने सहरिश से पूछा कि ये आपने लिखा है? तो सहरिश ने अस्पात में सर हिला दिया और उसने कहा कि ये वाकई आप ही ने लिखा है। दोबारा से पूछा तो जवाब आया कि हाँ। वो खामोश रहा और फिर उसे अपने साथ आने को कहा। वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक आई। उसने आगे बढ़कर पेटी पर से संदूक उठाया और उसमें से कागजों के पलंदे निकाल निकाल कर चारपाई पर ढेर करने लगा। वो नन्हा सा ढेर था उन खतूत का जो वो हीर के लिए लिखता था। और उसने कहा कि ये सब ले जाएं और मैं चाहता हूं कि आप इन सबको पढ़ें और तारीख के साथ पढ़ें और एक एक लफ्ज पढ़ें। वो उसकी आंखों में देखता हुआ कह रहा था। और फिर उसने कहा कि इसके बाद मुझे एक रुक्का आप लिखिएगा और मुझे उम्मीद है कि उसका मतन कुछ और होगा। और फिर उसने उसका दिया हुआ रुक्का भी उस पलंदे पे सबसे ऊपर रख दिया था और सीन हुआ खत्म। वो रुक्का खोलने से पहले ही उसका मतन जान चुका था। वही सतरें, वही लफ्ज। उसने साथ मौसूल हुआ वो लिफाफा खोला तो उसमें राख थी, यानी कि सहरिश ने उसे दोबारा से एक रुक्का भेजा था और उसमें उसने फिर से वही कुछ लिखा था जो कि पहले लिखा गया था। और साथ ही लिफाफे में राख थी और वो राख उसकी मोहब्बत की थी।
وہ راکھ جو اس کے محبت ناموں کا مقدر ٹھہری تھی، اور اپنے ان محبت ناموں کی راکھ دیکھ کر تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور پھر وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ چھت پہ کپڑے ڈال رہی تھی، اسے گردن سے دبوچ کے گھسیٹتا ہوا وہ دیوار تک لایا اور غرایا، اور اس نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان خطوں کو جلانے کی؟ ہر جواب آیا کہ جیسے ہمت ہوئی تم سے محبت کرنے کی، اور اس کی سانسیں تو گلے میں ہی پھنس رہی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ میری محبت ہے، اور جواب آیا، اور تم میری۔ اور اس کے بعد کیس نے کچھ کہنا چاہا کہ تم، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے گردن چھوڑ دی اور پھر کہا، تم میری بہن ہو سہرش۔ ہر جواب آیا کہ میں تمہاری بہن نہیں ہوں۔ وہ برا سا منہ بنا کے بولی اور پھر کہنے لگی، زیادہ بہنیں بنانے کا شوق ہے نا تو اس ہیر کو بنا لو جس کے رانجھے بنے پھرتے ہو تم۔ اور اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور وہ کڑوا سا ہنسی، اور اس نے کہا، تم کیس ہو میری جان، اور وہ ہیر ہے، وہ تمہاری نہیں ہے۔ ارے تمہارے لیے تو کوئی لیلا ہونی چاہیے۔ اور وہ واپس پلٹنے کو ہی تھا کہ اس کی آواز آئی۔ سہرش نے اس سے کہا کہ بس ایک بار کہہ دو، سارے میں منادی کروا دوں گی کہ مجھے آج کے بعد لیلا لکھا اور پکارا جائے۔ اور وہ مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی مسلسل، اور وہ ہولے ہولے چلتا اس کی طرف آیا، داہنا ہاتھ بلند کیا جس کی تیسری انگلی میں چھلا موجود تھا، اور اس نے کہا، جس کی یہ امانت ہے نا، بس وہی ہے میری لیلا، اور میں ہوں اس کا مجنوں۔ اور وہ واپس ابھی پلٹنے کو ہی تھا کہ جب کچھ سوچ کے مڑا اور کہا، ایک بات یاد رکھنا، میرا وجود میرا نہیں کسی اور کا ہے، اور اگر کسی نے اسے اپنا کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے میں قتل بھی کر سکتا ہوں، اور کسی کا بھی۔ اور اس کو انگلی اٹھا کے اور قہر برساتی نظروں سے اس نے کہا تھا، اور ساتھ ہوا یہ سین ختم۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا تو وہ بڑے دکھ سے بتاتا کہ کسی نے میرے محبت نامے جلا دیے تھے، اور تبھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ سے اپنے دل کا حال کسی کے آگے کھول کے وہ نہیں رکھے گا۔ بڑی رسوائی ہوتی ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد اس نے اور کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ کاغذ جل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، پر دل تو بہترین کاغذ ہے نا کہ لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ، نہ ہی جلے گا اور نہ ہی گم ہوگا، اور ہمیشہ اسی کا رہے گا جس کی امانت ہے۔ اور سین ہوا ختم۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے کبھی محبت نہیں کی تو میں کہوں گا کہ وہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہے۔ قیس ایاز نے لمبی سانس بھری تھی، اور باہر بارش جاری تھی، اور بادل ویسے ہی گرجتے تھے، بجلی ویسے ہی چمکتی تھی، اور وہ پلٹا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا پرچہ میز پر چھوڑ دیا۔ کوئی تھا جو کسی سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود بے تحاشا بد نصیب تھا۔ ہر سین ہوا ختم۔ سارے گاؤں پہ سناٹے کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ کالک ایسے آسمان پہ ٹاواں ٹاواں تارے یہاں وہاں اونگ رہے تھے۔ ایسے میں مسجد سے صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صدا محبت تھی، وہ صدا محبت والے کی محبت تھی۔ بڑے ماموں کو اس صدا دینے والے پہ فخر تھا۔ 4 بار رحمت ملنے کے بعد عطا ہونے والی وہ نعمت تھا۔ حمزہ کی ماں، اٹھ جانا، اٹھ جا، اب تو تیرا پتر کہہ رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جا نیک بخت۔ وہ رات کے کسی پہر اٹھتا تھا اور مسجد کی راہ لیتا۔ لوگ دعا میں فرض کی توفیق مانگتے ہیں اور وہ خدا سے رو رو کے تہجد مانگتا تھا۔ سارے پنڈ کو پتا تھا کہ اس وقت مسجد میں کوئی ہو نہ ہو، حافظ حمزہ تو ضرور ہوگا، اور وہ حافظ تھا اور عالم تھا۔ 5 وقت اذان، نماز اور 2 وقت بچوں کو قرآن کی تعلیم اس نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ اس سے دعا کروانے، اس سے دعا لینے اکثر ہی آتے رہتے تھے لوگ۔ مولوی صاحب دم کر دو،
कारी साहब दुआ कर दो, हाफिज साहब ये और हाफिज साहब वो। उस खानदान में कैस अयाज दुनिया था तो वो हमजा दीन था। कैस अयाज बेमिसल था तो लासानी वो भी था। कैस अयाज के सदके वारी एक आलिम था तो उसके लिए कुर्बान होने को भी एक कौम तैयार रहती थी। और सीन हुआ खत्म। मेरा मानना है कि खुदा ने जब जन्नत तख्लीक की होगी तो उसे आरास्ता मोहब्बत से भी किया होगा, और ये मुझे उसी पाया मुकद्दस लगती है। मोहब्बत वो जो हाफिज हमजा है, और मोहब्बत जो उसकी मोहब्बत है। पुत्र बात सुन। वो इशा के बाद जब घर आया तो अब्बू ने उसे बरामदे में ही रोक लिया और सर पे रखी जालीदार टोपी उतार के वो उनके पास आ बैठा। रोशन आंखों में मुकद्दस एहतराम तैरने लगा। उस गाड़ी से सजे चेहरे को बाप ने बहुत देर तक देखा था और कहने लगे कि तेरी शादी का सोच रहे हैं बेटा, और वो सर झुका गया। बहनों के फर्ज से सबक दोष हो चुका है ना, तो अब अपनी सोच। तेरी माँ बूढ़ी है, अब बड़ी शिद्दत से बहू मांग रही है। और उसने झुका हुआ सर उठाया और कहा कि आप हुक्म दें अब्बू, मैं कहूंगा आमीन। और वो निहाल हो गए। अजमल भी मुझसे इशारे कनाइयों में बात तो कर चुका है। सैरिश हमारी बच्ची है, हमारे सामने पली बड़ी है, फिर भी मैंने सोचा कि तेरी मर्जी भी पूछ लूं। और उस रात में उजाले से नमूदार हुए और आसमान तक रोशनी के साए रक्स करने लगे। हमजा अकमल के सामने वो सब्ज आंचल लहरा गया, और वो चेहरा जिसे उसने एक बार देखा था तो नजरों ने दोबारा देखने न दिया। अब दिल ने खूब चीखम पुकार की, पर वो पलकों पे एहतराम गिराए आगे बढ़ गया था। वो सब्ज आंचल जो उसे बड़ी रातों तक गुदगुदी करता रहा था, वो चेहरा जो सारी रात उससे बातें भी करता रहा था, वो नाम जिसने कभी दुआ में नहीं मांगा था पर उसकी चाह की किताब के सरे वर्क पे कुंदा था, अब उसकी बाबत उससे पूछा जा रहा था। और उसने बाप को देखा और मुस्कुराया और कहा आमीन। बस तो सब खत्म करते हैं फिर। वो आमीन मोहब्बत है। यहां पे सीन खत्म होता है और आज की एपिसोड भी। अजीब खेल है ना ये किस्मत की भी। कोई नमाजों में रो रो कर किसी को मांग रहा है और वो उसे नहीं मिला, और कोई किसी को बिना मांगे बिना दुआ के ही मिल गया। और बेशक इंसान को जो मिलता है वही बेहतरीन होता है, और जो नहीं मिलता उसी में बेहतरी होती है। तो किसको मिलेगा कौन? क्या सिर्फ हमजा को जिसके बारे में एक ख्याल आया था और सिर्फ एक बार चेहरा उसने उसका देखा था वो उसे मिल जाएगी, यानी कि सहरिश? या फिर सहरिश को उसकी मोहब्बत मिल जाएगी जो कि है कैस? या फिर कैस को उसकी मोहब्बत मिलेगी जो कि है हीर? क्या होगा जानेंगे हम आने वाली एपिसोड में, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होगा जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।